एंड वेलकम गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। कल के वीडियो में हमने गेट 2025 के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पर उसके पहले मैं आपको जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसके बारे में एक बार और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि उसमें थोड़ा सा कुछ कमी हो गया था। तो पहले वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन था ये। इसमें मैं ओवरव्यू बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपने कल समझ ही लिया होगा, बट इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि नहीं समझ में आया होगा। इसको देखने से ऐसा लग रहा है, सी पी और पी एस और टी एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट। और उसके बाद पी क्यू और आर एक ट्रायंगल बन रहा है। ये एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। और ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, जो कि पूरा ट्रायंगल हो रहा है, ये है ना। अगर हमें बोला गया था कि जो रेशियो निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बीच में निकालना है। तो अगर हम जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर रहे हैं, तो हमें ये जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो मिल रहा है। हमने पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला था, देन छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला था। उसमें से मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया था। फिर उसके बाद हमने इनका जो रेशियो निकला था उनको डिवाइड करा था, और जो कि हमारा फिर आंसर आया था 1/3। आई होप नाउ दिस टाइम आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने वो सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे बता दिया था, उसको अच्छी तरीके से नहीं बताया था। तो बाय दिस आपके माइंड में भी जाएगी ये चीज और आपको आगे तक याद भी रहेगी। अगर हम सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे चीजें करते हैं ना, तो वो कभी कभी स्किप भी हो जाती है, मतलब माइंड से चली जाती है। बट हम उसको ध्यान से देख के सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो हमारे माइंड के अंदर तक बनी रहेगी। मैंने भी ये चीज पहले गौर नहीं करी थी कि हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि हम इस ट्रायंगल में से बड़े वाले में से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर ले और फिर ट्रेपेजियम का एरिया निकालें। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है दिस। A fair six-faced dice with the faces labeled 1, 2, 3, 4, 5, and 6 is rolled thrice. What is the probability of rolling 6 exactly once? एक सिक्स फेस का डाइस है, डाइस ऑब्वियसली सिक्स फेस ही होता है। उसमें कुछ लेवल्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसको हमने 3 बार रोल किया है। अब हमें बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 कितनी होगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से बता रही हूँ, ताकि आपको वो चीज याद भी रहेगी। हमने सबसे पहले उस डाइस को थ्रो किया, तो 6 आने की पॉसिबिलिटी, एक बार तो 6 आएगा ही आएगा, तो 1/6 तो आएगा ही आएगा। नो, नेक्स्ट कुछ भी आ सकता है, पर 6 नहीं आएगा, क्योंकि एक बार 6 आ चुका है, तो डेट विल बी 5/6। एंड अगेन, क्योंकि एक बार 6 तो आ गया है, अब 6 तो वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछी है ना उन्होंने कि 6 एक ही बार आ रहा है, तो वापस वो हो जाएगा 5/6। ओके, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो इक्वेशन आ रही है दैट विल बी 25 बाय 216। 6 into 6 36, and 36 into 6 is 216। नाउ यही सेम चीज हम 3 बार कर रहे हैं, सो 3 into 25 by 216। बहुत सारे लोगों ने ना, नाउ में सॉरी, एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा कि जो 25/216 है ना, उसी को करेक्ट आंसर मान लिया होगा। बट हम ये चीज 3 बार रिपीट कर रहे हैं, हमने एक ही बार करके नहीं छोड़ दी। अगर एक ही बार का पूछा होता उन्होंने, तो ये आता 25/216। बट उन्होंने बोला है कि हमने डाइस को 3 बार रोल किया है, फिर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो दैट इज 3 into 25/216, जो कि हो जाएगा 75/216। So the correct answer is option number A, 75/216। Now let's moving toward our next question, that is here। एक स्क्वायर पेपर है, उसको फोल्ड करा है,
और फोल्ड करने के बाद उसमें कुछ इमेजेस बनाइए या तो कट किया है उसको, सिंपली अपन ऐसा कर लेते हैं कि कट किया है उसमें। तो जब वो इमेज वापस उस जो पेपर है उसको वापस अनफोल्ड करेंगे, तो आपको बताना है कि उस पेपर में कैसी इमेज बनने वाली है। सी, अब अगर हमने इसको इधर साइड फोल्ड किया है लाइक दिस, और फिर वापस उसको फोल्ड किया है ना, तो इसमें ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा, एंड देन ऐसा, राइट। और ये जो पार्ट आ गया हमारा, ये सेम यही पार्ट आ गया। ओके, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी एक उल्टा वाला ट्रायंगल बनेगा। अगर हमने यहाँ पे कुछ बनाया है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज रिफ्लेक्ट होगी। ओके, ये स्क्वायर है, लेट मी क्लियर इट, अच्छे से बनाती हूँ, लाइक फोर, लाइक दिस। ओके, अब आप समझ लेना, विल टू टू मच टाइम। ये ये बन गया स्क्वायर, और यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया हुआ है। तो अगर ये रेक्टेंगल यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेक्टेंगल यहाँ पे भी होगा, है ना। अब बाकी सब चीजें छोड़ते हैं, सिर्फ इतनी इतनी पे फोकस करते हैं। ये जो ऊपर का मैंने बनाया है, ये दो बॉक्स, सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं, बाकी का तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर है। अब देखो कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पे स्क्वायर है, मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ। एक तो इसमें स्क्वायर है, चलो ठीक है, ये मान लिया। इसमें स्क्वायर ही नहीं है, उन्होंने डायमंड शेप बना दिया, तो ये तो होगा ही नहीं। इधर स्क्वायर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे तो स्क्वायर ही नहीं है, तो ये भी गया। नाउ अब देखते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल है। ओके, तो ट्रायंगल देखते हैं, इसमें है, चलो ये भी पा चुके हैं इस बार। नेक्स्ट, इसमें उल्टा वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, जबकि हमारे उसमें सीधा ट्रायंगल था, तो ये भी ऑप्शन में फेल होता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी चले गया, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे अपोजिट ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे डायमंड बना हुआ था, तो ये भी गया। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। इसे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेट करके हम बहुत जल्दी आंसर पा लेते हैं, बट अगर हम उसको पूरा सॉल्व करते बैठेंगे, एक पेपर लेंगे, उसको बनाएंगे, उसमें कट करेंगे और फिर करेंगे, तो इट विल टुक सो मच टाइम। सो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसी पे सेम जैसे मैंने ड्रॉ किया, आप भी वहीं पे हैंड टू हैंड ड्रॉ कीजिए, आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे होने वाली है। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप गेट एग्जाम देना चाहते हैं ना, तो प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है ना, तो ऐसा हो जाएगा कि आपने सिर्फ वीडियो देख लिए, और बाद में जाके जब आप एग्जाम में जा रहे हो, बैठ के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाएगा। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इट विल बी सो हार्ड फॉर यू। तो मेरा तो यही मंत्र रहा है हमेशा से, कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, तो अगर मैंने ये वाला एक क्वेश्चन बताया है, आप इसके 4 क्वेश्चन और निकालिए, उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो रहा है ना कि यही सेम क्वेश्चन आ जाएगा, इससे मिलता जुलता हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा, वो वाला क्वेश्चन, ओ वो वाला क्वेश्चन ऐसा हुआ था, तो हमको उसको ऐसा करना है, राइट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हियर। सी, मैं ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली आईआईटी रुड़की की वेबसाइट से ही, जो उन्होंने पीडीएफ अपलोड किया है, वहीं से ही लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने कहीं और से क्वेश्चंस उठाए हैं। मैं वहीं से क्वेश्चन उठा रही हूँ और आपको बता रही हूँ, वहीं की वहीं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉप हैज 4 डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, one can purchase any number of scoops of any flavor. The order in which the 3 scoops are purchased is inconsistently. If one wants to purchase 3 scoops of ice cream, in how many ways can one make that purchase? So guys, सबसे पहले बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम स्टार एंड बार प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइक 4 फ्लेवर्स है आइसक्रीम के, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट और एक टूटी फ्रूटी ले लेते हैं मिक्स,
मिक्स फ्लेवर ले लेते हैं। तो इन चारों फ्लेवर में से ऐसा नहीं है कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम मतलब चॉकलेट वनीला और टूटी फ्रूटी लेना है, या फिर टूटी फ्रूटी की जगह दूसरा कौन सा नाम लिया था वही लेना है, स्ट्रॉबेरी लेना है। ऐसा है कि आपको 3 स्कूप लेना है। उसमें आप चाहो तो तीनों चॉकलेट भी ले सकते हो, तीनों ही स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हो, 2 चॉकलेट एक स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो ऐसा है कि आपको 3 स्कूप लेना है ना? और 3 स्कूप जो लेना है आप, और आपको 4 जो फ्लेवर्स है उसमें से डिवाइड करना है 3 स्कूप्स जो होने वाले हैं। मतलब 4 फ्लेवर में से 3 स्कूप लेना है, वो कोई से भी फ्लेवर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक के बाद एक ही उठाने हैं। आपके मन है कि आपने चाहा तो फर्स्ट वाला उठा लिया, देन यू डिडंट वांट टू सेकंड वाला स्किप किया और थर्ड वाला 2 बार उठा लिया, या फिर थर्ड वाला भी स्किप किया और फोर्थ वाला 2 बार उठा लिया। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है? तो यहाँ पे हमको n नंबर्स ऑफ फ्लेवर्स में से 3 स्कूप्स उठाने हैं। तो जो 3 स्कूप्स हो जाएंगे दैट विल बी आवर R। एन में से R निकालना है। नाउ अब हमने ये चीज तो कॉम्बिनेशन में पढ़ी हुई है कि अगर हमें रिपीटेशन में नहीं लेना है, रिपीटेशन में लेना है, और ऑर्डरिंग कोई मैटर नहीं करती है कि हमें कोई से भी ऑर्डर में कहीं से भी कैसा भी कुछ ले सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n प्लस आर, r माइनस वन, n प्लस r माइनस वन। सो n प्लस r minus 1, that is 6, and upon में r, n plus r minus 1 upon में r. So r is our 3. So n factorial plus r factorial minus 1 upon में r factorial. This is factorial, okay? So अगर हम 6 factorial को 3 factorial से डिवाइड कर रहे हैं, तो we will get, सबसे पहले तो 6 into 5 into 4 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो कट ही जाएगा। 6 into 5 into 4 upon में 3 into 2 into 1. Now 3 2 the 6 and 2 1 the cancel. 5 into 4 is 20. So the correct answer for this question is going to be 20. हम 20 different ways से purchase कर सकते हैं. Okay. Now moving toward our next question, that is, here, suppose a program is running on a non-pipeline single processor computer system. The computer is connected to an external device that can interrupt the processor asynchronously. The processor needs to execute the interrupt service routine ISR to serve the interrupt. The following steps are taken by the processor when the interrupt arrives. First, the processor saves the content of the program counter. The program counter is loaded with the start address of the ISR. The process finishes the present instruction. हमें इन सबको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। हम इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी इस सेंटेंस को अलग हटाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम एक बुक पढ़ रहे हैं। हियर इट इज अ बुक, ठीक है? एक इंसान है जो कि बुक पढ़ रहा है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस है जो कि लाइन में कर रहे हैं। अब जो इंसान है उसने सपोज ये वाली लाइन स्टार्ट करी है, तो अगर उसको कोई कुछ बोल रहा है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले ये लाइन पूरी कंप्लीट करेगा। ओके, उसने ये लाइन कंप्लीट करी, उसने यहाँ पे बुकमार्क लगाया या तो हाईलाइट किया उसको कि हाँ मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, ये मैंने बुकमार्क लगा दिया कि मैंने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, उसको डार्क कर दिया। नाउ बुकमार्क सबसे पहला उसने क्या किया?
कि उसने उस सेंटेंस को कंप्लीट किया, फाइन। उसने सेकंड थिंग बुक मार्क लगाया। देन थर्ड थिंग उसने करी कि उसके बाद उसने जो पर्सन उससे बोलने आया है उससे बात करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले उसने वो चीज कंप्लीट करी, देन उसने बुक मार्क लगाया, और फिर उसके बाद उसने उस इंटरप्ट से, हम उसको इंटरप्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उसे इंटरप्ट समझ रहे हैं, उस इंटरप्ट से बात करना चालू किया। सेम हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर एक इंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक इंटरप्ट आ गया बीच में, तो व्हाट वुड यू डू? सेम थिंग करेंगे हम कि पहले जो हमारा जो प्रेजेंट सेंटेंस चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो द प्रोसेसर विल फिनिश द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ये हो जाएगा। देन प्रोसेसर सेव्स द कंटेंट, उसके बाद प्रोसेसर कंटेंट को सेव करेगा, क्योंकि क्या पता कि आप बीच में बात करने लग गए और आपको याद ही नहीं है कि आप कहाँ पे थे। तो सेकंड वन हो जाएगा ये कि उसने पहले तो फिनिश किया पूरा सेंटेंस को, जो इंस्ट्रक्शन चल रहा था, फिर उसको प्रोग्राम काउंटर में सेव किया, उसके बाद उसने दूसरे एड्रेस के साथ मतलब जो इंटरप्ट आया था उसके साथ कंटिन्यू किया, उसको स्टार्ट किया कि ठीक है अगर ये आया है तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और उसके साथ उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। देन अगेन वो वापस जाएगा, तो वो वापस इसी लाइन से स्टार्ट करेगा, वो उसके पहले वाली लाइन पे नहीं जाएगा। ओके, द मेन थिंग ऑफ आईएसआर इज दिस कि अगर आप कोई प्रोसेस चला रहे हो, तो अगर आईएसआर आता है तो आप उस प्रोसेस को सेव कर देंगे और फिर दूसरी प्रोसेस पे स्विच करके उसको कंप्लीट करके वापस उसी प्रोसेस पे आ जाएंगे। ओके, सो ऑप्शन होने वाला है हमारा सबसे पहले थर्ड वाला, देन फर्स्ट एंड देन सेकंड। सो चलिए देखते हैं। नहीं, ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अगर हम फर्स्ट, थर्ड और सेकंड की बात करें तो सी, प्रोसेस को पहले ही सेव कर दिया आपने, उसके बाद आपने उसका जो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट था उसको कंप्लीट किया। हो सकता है कि आपने प्रोसेस, ये अगर एक प्रोसेस है, आपने यहाँ तक पढ़ा और यहाँ तक सेव कर दिया आपने, आगे का आपने फिर स्टार्ट किया, तो वो तो सेव हुआ ही नहीं ना, वो तो वापस ऐसे ही रह गया। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट दिस, which one of the following statement is false regarding the symbol table? symbol table, जो सिंबल टेबल वर्ड है आपने उसको कंपाइलर डिजाइनर में बहुत ज्यादा सुना होगा, जो स्टार्टिंग की फेस है वो उसी से स्टार्ट हो जाता है, लेक्सिकल से, उसके बाद वो पूरी सारी प्रोसेस में एंड तक बना रहता है। ओके, अब इसमें फर्स्ट बोला गया है उसने कि सिंबल टेबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीप ट्रैकिंग द स्कोप ऑफ वेरिएबल। करेक्ट है, क्योंकि जो सिंबल टेबल होता है वो स्टार्टिंग से ही पूरा ट्रैक रखना चालू कर देता है कि अगर आपके पास ये ऐसा एक सिंबल टेबल होता है, एक बॉक्स लाइक, कि अगर आपके पास वेरिएबल एक स्टेटमेंट है एस, तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल है, कौन कौन से नॉन टर्मिनल है, कौन कौन से टर्मिनल है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है। ओके, नाउ सिंबल टेबल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ बाइनरी ट्री, या हम बाइनरी ट्री अगर हमने बनाया है, लाइक ये एक स्टार्ट सिंबल बना दिया, देन ए है हमारे पास, एक टर्मिनल है, तो हम उसके थ्रू भी इजीली हम सिंबल टेबल बना सकते हैं कि हाँ ये हमारा टर्मिनल हो जाएगा, लाइक कैपिटल लेटर विल बी टर्मिनल एंड स्मॉल लेटर विल बी नॉन टर्मिनल, ऐसा, और फिर कुछ भी ऑपरेशंस होंगे तो वो ऑपरेशंस उसके अंदर हो जाएंगे। ओके, नाउ सिंबल टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द पासिंग फेज। मैंने पहले ही बोला कि जो सिंबल टेबल होती है वो फर्स्ट लेक्सिकल से स्टार्ट होती है और लास्ट तक बनी रहती है। सो अगर हम उसको पासिंग फेज के बाद यूज ही नहीं करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तो उसको लगाया क्यों है बात के लिए। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। नाउ सिंबल टेबल इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द लेक्सिकल एनालिसिस फेज, राइट, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो लेक्सिकल फेज होता है उसी से स्टार्ट हो जाती है वो, और देन पूरे फेज में वो वही की वही रहती है, मतलब उसमें इंस्ट्रक्शन चेंज होते रहते हैं, चीजें कैसे क्या हो रही है वो सब चीजें होती रहती है, बट वो रहती उसी एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर ही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस question will going to be option number C, this. Okay, now moving toward our next question, that is this, which one of the following technique used to compiler code optimization uses live variable analysis? सबसे पहले लाइव वेरिएबल एनालिसिस होता क्या है? लाइव वेरिएबल एनालिसिस ऐसा होता है कि अगर आप किसी
पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हो तो उसकी जरूरत आपको आगे भी पढ़ने वाली है या अभी भी पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है उसकी जरूरत, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, लाइव वेरिएबल एनालिसिस। लाइक अभी हम कुछ वेरिएबल है हमारा ए, हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत अभी से लगातार पड़ रही है, दैट इज लाइव वेरिएबल एनालिसिस। नाउ रन टाइम फंक्शन कॉल इज डिफरेंट थिंग। रन टाइम फंक्शन कॉल हम बोल सकते हैं कि हमें किसी फंक्शन, हमने कोई फंक्शन बना के रखा हुआ है, अब हमें उसकी जरूरत पड़ रही है तो हम फिर वो फंक्शन उठा के लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रन टाइम फंक्शन कॉल मैनेजमेंट। दैट इज नॉट स्ट्रेंथ रिडक्शन, मतलब हमने किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की स्ट्रेंथ कम कर दी है। एंड कांस्टेंट फोल्डिंग इज अनदर, कोई दूसरी चीज हो जाती है जो कि वेरिएबल से रिलेट करती ही नहीं है। फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी रजिस्टर असाइनमेंट टू अ वेरिएबल। हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल को रजिस्टर असाइन कर दिया है कि वो उसकी जरूरत हमें अभी भी पड़ रही है और आगे भी पड़ सकती है, तो हम उसको एक जगह स्टोर करना चाहते हैं कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ रही है, पड़े, तो हम उसको वही की वही उठा लें। दैट इज व्हाट live variable analysis means. So the correct answer for this question is register assignment to variable. Now moving toward our next question, that is consider the demand paging memory management system with 32-byte logical address, 20-bit physical address and page size is 2048 bytes. Assuming that the memory is byte addressable, what is the maximum number of entries in the page table? So, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2048 होता क्या है। 2048 बाइट है अगर 2048, हमें ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमारी जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है। तो 2048 इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर और 2 रेस्ट टू द पावर 11, मतलब जो 2048 है वो 2 रेस्ट टू द पावर 11 राइट होता है। और हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है वो 32 बिट का है। सो जब हमें नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे हमारे कि 32 बिट माइनस इसकी जो पावर लगी हुई है दैट इज 11, दैट इज 32 minus 11 is 21. So नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी हमारी 2 रेस्ट टू द पावर 21. Okay, so correct answer for this question is going to be option number A, 2 raised to the power 21. इसको सिंपली एक बात में समझते हैं। देखें कि एक एड्रेस है 32 बिट का, ये 32 बिट का एक एड्रेस है जहाँ पे जिसकी जो पेज साइज है वो 2048 बाइट है। मतलब अगर यहाँ पे हर एक पेज बना हुआ है, स्क्रीन में बनाती हूँ, ये एड्रेस हो गया और यहाँ पे पेज बने हुए डिफरेंट डिफरेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हम इसको सो ऑन कर लेते हैं, सो ऑन। और पेज साइज जो है वो 2 रेज़ टू द पावर 48 है, मतलब 2048 है। तो दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 11 और 32 बाइट दी हुई है। तो हमने किया क्या, 32 बाइट में से जो उसकी पावर थी 11 उसको सब्ट्रैक्ट किया ताकि हमें नंबर ऑफ एंट्रीज पता चल सके कि हमारे पेज में एग्जैक्टली एंट्रीज है कितनी। उससे हमें पता चला कि पेज में नंबर ऑफ पेजेस जो है हमारे पास वो 21 है। अगर 21 पेजेस है तो एंट्रीज विल गोइंग टू बी 2 रेज़ टू द पावर 21. Okay, now moving toward our next question, that is a schedule of 3 database transaction T1, T2 and T3 is shown. RA and WA denotes read and write of data item A by transaction T1I is 1, 2, 3. The transaction T1 abort at the end, which other transaction will be required to be rolled back. Now, what is the meaning of rollback here? ये सबसे पहले तो ये ट्रांजेक्शन है R1X, W1Y,
R2X, RY, R2Y, R3Y एंड अबाउट T1। मतलब सबसे पहले R1 ने X ने रीड परफॉर्म किया, R1 ने X पे रीड परफॉर्म किया, फिर उसने राइट परफॉर्म किया Y पे, फिर उसने रीड किया X पे, फिर रीड किया Y पे, फिर रीड किया Y पे, और फिर T1 अबाउट हो गया। इसमें मैं ऐसा बता दूं कि रोल बैक लाइक मैंने एक लाइन खींच ली है और अब मुझे उसको अंडो करना है। मैंने उसको अंडो कर दिया। दिस इज व्हाट रोल बैक मीन्स कि अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो आप उसको रिटर्न कर सको, आप दूसरे वाले उसके पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस पे जा सको। अब इसने क्या किया कि रीड किया, चलो रीड करने के बाद राइट कर लिया, ओके। नाउ अगेन रीड कर लिया, फिर रीड किया एंड फिर रीड किया। राइट तो इसने परफॉर्म किया ही नहीं और T1 को अवॉइड कर लिया। अब अगर T2 आती है तो व्हाट विल T2 डू? उसको पता ही नहीं है। एंड व्हाट विल T3 डू? दैट्स व्हाई कि अगर T1 परफॉर्म हो रहा है और उसने अबॉर्ट हो गया है एट द लास्ट और हमें रोल बैक करना है, हमें दोनों को ही रोल बैक करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर T1 अबॉर्ट हो गया है तो हमें T2 और T3 दोनों को अबॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रीड रीड प्रॉब्लम आपने पढ़ी होगा, तो रीड रीड प्रॉब्लम अकर हो रही है कि एक्स ने तो रीड कर लिया, चलो ये चीज तो मानते, बट व्हाट अबाउट वाई? वाई ने रीड किया, वापस वाई को रीड करा दिया, दैट इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो इसीलिए जब हमें रोल बैक करना पड़ेगा तो T2 एंड T3 दोनों को साथ में रोल बैक करना पड़ेगा अगर T1 अबॉर्ट होता है तो। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, कि हमें दोनों T2 और T3 दोनों को रोल बैक करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमें इसमें से करेक्ट मैचिंग बतानी है। एक OSI लेयर दी हुई है और उसकी फंक्शनैलिटीज दी हुई है। आई होप गेट के इस पार्ट में आने के बाद आपने OSI लेयर्स तो आपको एकदम मुंह से रटा गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप अभी जाइए OSI लेयर्स पढ़िए, उनकी परफॉर्मेंस फंक्शनैलिटी सारी रिवाइज कीजिए, क्योंकि OSI लेयर एक ऐसी लेयर है कि वो हर जगह तो यूज हो रही है, साथ में उसकी जो फंक्शनैलिटीज है वो आपको बाकी चीजों की तरफ भी लेके जाती है। सो अगर आपने OSI लेयर नहीं पढ़ी है तो जाइए OSI लेयर पढ़िए। OSI लेयर होती है एक TCP/IP मॉडल है, उसको पढ़िए, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक UDP मॉडल है, उसको पढ़िए, क्योंकि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कुछ बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए। कहीं से भी ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिनसे कहीं से भी उठा के कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, यहाँ पे मैचिंग दी हुई है, क्या पता आपको चूज द करेक्ट में कोई कुछ फंक्शनैलिटी दी हो और बतानी हो आपको कि कौन से लेयर के बेसिस पे, राइट? तो आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ इजी इजी चीजों पे जाते हैं। ओके, सो ट्रांसपोर्ट करना, मतलब इन जनरल लाइफ हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करना क्या होगा कि हम कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने हमसे एक सामान लिया एंड दे हैव टू ट्रांसपोर्ट दिस टू अदर वन, जिसको हमने बताया है कि उसको आपको जाके जो डेटा है लाइक सामान है हमारा, उसको ट्रांसफर करना है। आपको एक पर्सन से लेके जाना है, दूसरे पर्सन के पास पहुंचाना है। जो फर्स्ट पर्सन है दैट इज होस्ट और आपको सेकंड होस्ट के पास पहुंचाना है। एक से लिया और दूसरे को पहुंचाया। दिस इज व्हाट ट्रांसपोर्ट मीन्स। यहाँ पे भी OSI लेयर में ट्रांसपोर्ट का सेम मीन होता है कि आपको किसी एक होस्ट मतलब एक सोर्स सिस्टम है, उससे डेस्टिनेशन सिस्टम तक आपको वो डेटा पहुंचाना है। दैट इज व्हाट ट्रांसपोर्ट मीन्स। सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज व्हाट होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। नाउ बी का थर्ड वाला ऑप्शन एनिमुलेशन करते हैं। बी का थर्ड है ही नहीं, गया। बी का थर्ड है, ओके फाइन, रह गया। बी का थर्ड नहीं है, गया। नेक्स्ट इसमें भी बी में थर्ड है ही नहीं, तो ये भी गया। बहुत इजीली हमने आंसर ढूंढ लिया कि बी का थर्ड इसी में है, एक अकेले में। सो जो नेटवर्क लेयर है वो पैकेट राउटिंग ही करती है। और सीरियस बात है कि अगर नेटवर्क है हमारे पास तो वो पैकेट नेटवर्क जो डेटा है उसको पैकेट में कन्वर्ट कर रही है और फिर उसको बता रही है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग और एरर हैंडलिंग होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी,
आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ओएसआई लेयर पे वीडियो चाहिए, तो मैं ओएसआई लेयर पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगी ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में, समझने में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हियर g is a function from a to b and f is a function from b to c, and their composition define f of g is mapping from a to c. अगर if a, f and f of g are onto surjective function, which one of the following is true about the function? देखो एक चीज बताती हूँ कि एक ट्रिप प्लान करी है हमने और जी जो है वो ए से लेकर बी तक जा रहा है। ए से बी तक जा रहा है। कौन जा रहा है? जी। जी जा रहा है। और एफ क्या कर रहा है? बी से लेकर सी तक जा रहा है। बी से लेकर सी तक ले जा रहा है, ऐसा कर लेते हैं कि एक इंसान है जो हमको ए से बी तक लेके जाना है, जो कि जी है, और बी से सी तक हमको एफ लेके जा रहा है। और जो पूरा करवा रहा है ना, पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा है, वो एफ ऑफ जी है, जो कि पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करवा दे रहा है ए से लेकर सी तक। नाउ क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि अगर एफ, जो ये एफ है, और एफ ऑफ जी जो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा है, एफ क्या है जो बी से लेकर सी तक लेके जा रहा है, और एफ ऑफ जी क्या है जो ए से लेकर सी तक दे रहा है, लेके जा रहा है, आर ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन इज कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज हमारे पास ए है जिसमें कि 1 और 2 है, 1 है एंड 2 है, और हमारे पास बी है जिसमें है हमारे पास सपोज 3 है हमारे पास। तो ऑन्टो फंक्शन ये होगा कि ये जो साइड है ना, मतलब ए के हर एक फंक्शन, हर एक एलिमेंट को अपोजिट साइड की तरफ एक एरो, एक डायरेक्शन तो होनी ही चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 हो, बट वो एक तो होनी ही चाहिए। ओके, सो ऑन्टो का मतलब हो गया, यहाँ पे हमें ऑन्टो बता रहा है कि एफ, जो एफ है बी से लेकर सी तक जा रहा है, और जो एफ ऑफ जी है जो कि ए से लेकर सी तक जा रहा है, इन दोनों में हर जो इसमें ऐसा समझ लेते हैं कुछ इंसान है, लाइक 10 इंसान है जो बी से लेकर सी तक जा रहे हैं, और वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि वो 10 इंसान ए से लेकर सी तक भी जा रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि हम एक ट्रिप ले लेते हैं कि हमें दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली से लेकर मनाली जा रहे हैं, जो कि ए से लेकर सी तक हो गया। अब उस बीच में बी से लेकर सी तक वाले वो लोग हैं जो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं वो लोग मनाली भी जाए, हो सकता है वो चंडीगढ़ से रिटर्न आ जाए। पॉसिबिलिटी तो है ना कि किसी को कुछ काम आ गया तो नहीं गया, या फिर उसको जाना ही नहीं था, उसको सिर्फ चंडीगढ़ तक ही जाना था। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि सारे जो वो रहे वो ऑन टू फंक्शन रहे। अब इसमें कुछ ओपिनियन दिए गए हैं कि ये हो सकता है कि जी मस्ट बी ऑन टू। अगर जी को ऑन टू बना दिया कि लोग दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं और मनाली भी जा रहे हैं, ये तो पहले ही बता दिया हमने कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी मस्ट बी 1 to 1, मतलब एक जना अगर चंडीगढ़ जा रहा है तो चंडीगढ़ से वो मनाली भी जाएगा, बाकी जाए पता नहीं, पर वो एक जना तो जाएगा ही जाएगा। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जे मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग हियर। G is not required to be 1 to 1 और on to function, कि G को ना तो 1 to 1 होना चाहिए और ना ही उसे ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मे बी जो ऊपर वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, कि G is not required to be 1 to 1 or on to function. Now दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो
चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।